अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। आज दोपहर से एक ऑडियो लीक हुई और ये ऑडियो है सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की। इस ऑडियो में जो है वो कहानी बताई गई एक मुलाकात की जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इस हवाले से खबरें तो तमाम टीवी चैनल पर आई थी कि मुलाकात हुई है। इससे कबल आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहाद होने के बाद से ही कहा जा रहा था कि जी नंबर गेम जो है उसको पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो एक बिल्डिंग ब्लॉक की हमेशा सूरत हाल रहती थी, जो कि वो हुकूमतें बनाने में एक ईंट का किरदार अदा करते थे, वो इस दफ़ा शायद नहीं हो पाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहले एक मास बनाया गया इलेक्शन से कबल, और मुस्लिम लीग नून, GDA और JUIF के साथ मिलकर ये इलेक्शन जो है कंटेस्ट किए गए सीट एडजस्टमेंट के साथ। नताइज जो आए उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को खातिर खा कामयाबी हुई। 18 सीटें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने हक़ में करने में कामयाब हुई। लेकिन इन इतनी सीटों के बावजूद भी वफाकी हुकूमत में अगर देखा जाए तो इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत बनाना चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। और यही कुछ अहवाल जो है वो इस ऑडियो में, ये जो ऑडियो लीक हुई इसमें बताया गया सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। क्या ऑडियो लीक हुई, आइए पहले आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं। करते करते उनकी कई दौर हो चुके थे। फिर हमें रात में किसी बहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग कर रहे हैं, जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला अच्छा भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। और कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? तो उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा, हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, PMLN कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को हमारी वो बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं माने जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा ख्याल है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको कि उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं। और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई MQM की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, हमने नहीं जवाब दिया, हमको हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। तो मैं कहता भाई आप अपने जरा मैंडेट की बात करने को। जी नाज़रीन, ये ऑडियो आपने सुनी। ऑडियो में ये कहा गया कि जी मैंडेट पूरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो वादे किए गए थे, तकरीबन 4 वफाकी वजारतें, एक मुशीर बनाना था और एक वज़ीर मुमलिकत, इसके अलावा गवर्नर सिंध के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कि मानती नहीं है कि उसका मुतालबा था, लेकिन मुतालबा था ज़रूर कि गवर्नर सिंध या तो कामरान टिसूरी को ही कंटिन्यू रखा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर वाज़े अपना मौक़िफ़ नहीं देती, लेकिन जो ज़राए कहते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कहा है कि जी आप गवर्नरशिप जो है वो इस दफ़ा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को नहीं देंगे, चाहे आप किसी को भी अपनी तरफ से गवर्नर लगाएं। ऐसे ही एक बात मुर्तज़ा वहाब ने भी की और उन्होंने कहा कि जी अगर तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जम हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका गवर्नर लगा दिया जाए, फिर कोई बात नहीं है, वरना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का गवर्नर लगाना बेहतर नहीं होगा। बहरहाल इस ऑडियो लीक के जवाब में एक इसकी तरदीद नहीं आई, बल्कि इसको कंफर्म कर दिया गया कि ये ऑडियो जो है ये मुस्तफ़ा कमाल की थी। उन्होंने खुद एक बयान जारी किया जो कि अच्छी बात है
उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी ये ग्राउंड रियलिटी थी। इस पे भी उनको हैरत थी कि जी राब्ता कमेटी के अंदर से ये आवाज़, इसका लीक होना है, इसका मतलब ये है कि अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये तमाम ऑडियो लीक की। बहरहाल क्या कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो भी आपको सुनवाते हैं। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे पीएमएलएन से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे, इतवार वाले दिन, मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूं कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूं कि पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूं और राब्ता कमेटी ब्रीफ कर रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है वो कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं, जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान, हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये बयान आपने सुना जो कि तरदीदी बयान मुस्तफ़ा कमाल ने दिया, लेकिन इसमें एक बात काबिल ज़िक्र थी कि उन्होंने कहा जी हमने पीपल्स पार्टी को कहा है कि उनका भी मैंडेट जाली है। तो भी से क्या मतलब हुआ, ये ज़रा सोचने की बात है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कहना है कि उनका भी मैंडेट जाली है। अब ऑडियो एक तरफ, लेकिन ये भी जो कहा गया है ना मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से, ये बड़ी सोचने। दूसरी बात ये है कि आखिर वो कौन है जिस पे इनको शक था और उसे जो है वो अब उनको अंदाज़ा हो गया है। तो अगली राब्ता कमेटी के इजलास में ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो शख्स मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वही शायद इनकी ऑडियो लीक करके कहाँ भेज रहा है, कैसे लीक हो रही है, ये एक ज़रा सानवी बात है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर ही बात करेंगे और साथ साथ आपको बताते चलें कि आज मुराद अली शाह जो हैं वो तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बन गए। हल्फ उन्होंने उठा लिया है और अब जो रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं वो साबिक निगरां हो गए हैं, उनकी काबीना भी अब फारिग हो गई है। बहरहाल एक जो कल जिस तरीके से इंतखाब हुआ और 111 वोट तकरीबन मिले, 36 वोट अली खुर्शीदी को मिले जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। बहरहाल सिंध में एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो गई है। इन तमाम वालों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज एक अरसे के बाद मेरी उनसे बनफ़्स नफीस मुलाकात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुलंद। जमाल भाई, गुड टू सी यू सर। लेकिन ये गुड टू सी यू भी कहते हुए डर लगता है। वाकई बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आपके शो में। बिल्कुल बिल्कुल, एक अरसे के बाद जो है वो आपसे बराह रास्त प्रोग्राम में यहाँ मुलाकात हो रही है। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं, यानी इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन ब्रिगिंग के इल्ज़ामात, जाली मैंडेट के इल्ज़ामात, 2018 में तो आप भी फेस करते रहे सर, क्या होता था? देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद, मैं ये बात बहुत सारी जगहों पर सुन चुका हूँ और ख़ास तौर पे हमारे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हैं उनकी ज़बान से कि जी 2018 में तो आपने हमारा मैंडेट ले लिया था। तो मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि मेरे पास 2018 के भी फॉर्म 45 मौजूद है, आइए और टैली कर लेते हैं। ओरिजिनल वाले जी। अच्छा, तो वो मैं उस वक्त के भी संभाल के रखे हैं, टैली जिसको करने वो आके टैली कर ले। हाँ। लेकिन ये वो बात नहीं है जी कि 2018 में ऐसा हो गया था तो 2024 में फिर वैसे हो गया। 2024 बदला पूरा हो गया। 2024 का इलेक्शन वो 18 जैसा नहीं था।
ये आप जैसे सीनियर तजिया निगार, सहाफ़ी, न्यूट्रल्स लोग जो हमारे आम लोग हैं, ये उसने पूरी कौम ने देखा है कि उस दिन कराची के लोग क्या कर रहे थे। यानी कराची के लोगों ने उस दिन उस चीज का अमली मुजाहरा किया है कि जो खान साहब कहते थे कि मैं लोगों को शऊर दे रहा हूं, उस दिन ये बात साबित हुई कि हाँ वाकई अब लोगों को शऊर आ गया है कि 200-250 निशानात के दरमियान उन्होंने ढूंढ कर अपने उस आदमी को वोट दिया जिसे वो देना चाहते थे। सर उस आदमी को वोट दिया या पीटीआई के जी जो पीटीआई का कैंडिडेट था, चाहे वो आलू था, अच्छा बहुत से लोग गाजर, बैंगन, सर बहुत से लोग जानते भी नहीं थे किसको वोट डालना। जी मैं कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन ढूंढ रहे थे जिसको के वोट देने के लिए कहा गया। ये बड़ा मुश्किल, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मुश्किल इलेक्शन था कि जहां पे एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, जो किसी के पास क्रिकेट विकेट है तो किसी के पास वो चिमटा है, किसी के पास तवा है, किसी के पास जूता है, बेलन है। तो इस तरह के निशानात जो लोगों ने कभी देखे नहीं थे, क्योंकि हर इलेक्शन में सियासी जमातों के निशान होते हैं, सबके एक निशान है। तो इस दफा जो कौम ने अपने शऊर का मुजाहरा किया, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम को जो शऊर आ गया है, उस शऊर के बाद अब लोगों में ये बड़ा आसान हो गया फैसला करना कि उन्होंने आइंदा इलेक्शन में किसको वोट देना है। तो जो अभी मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि हमने भी कहा कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी जाली है, तो बिल्कुल ठीक कहना है, क्योंकि इन दोनों को पता कि इन दोनों का मैंडेट नहीं है। मैंडेट उस दिन मिला पीटीआई को था, पीटीआई के आजाद अरकान को मिला था, सेकंड नंबर पे जमात को मिला, सेकंड नंबर पे जमात थी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तीसरे चौथे नंबर पे थी। तो ये उन्होंने एतराफ बिल्कुल ठीक किया कि हमारा मैंडेट भी जाली है, उनका मैंडेट भी जाली है। तो मैं गुजारिश करता हूं मुस्तफा कमाल साहब से कि जरा ये एतराफ भी कर लें कि भाई मैंडेट था किसका, जो सब में बराबर का बंटवारा सब में हुआ है कि ये तुम ले लो इतने, तुम ले लो इतने, तुम ले लो, तो ये बता देना किसका मैंडेट। आपके फॉर्म 45 के लिहाज से कितने वोट मिले थे आपको? देखिए मेरे फॉर्म 45 के हिसाब से तकरीबन 30,000 के अराउंड मैं हूँ, और जो जिसको जिताया गया है वो भी कोई हमारा सिद्दीकी है, तो उसको 6,000 समथिंग वोट थे उसके। अच्छा 6,000। अब ये तो मैथमेटिक्स सिलेक्शन कमीशन की खराब है कि वो कहता है कि 6,000 ज्यादा होते हैं और 30,000 कम होते हैं। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया अपनी मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो ऐसे इलेक्शन जब अदालत गए फिर वापस आपको इलेक्शन कमीशन भेजा गया, अदालत गए, इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल भेज दिया। तो ये कानूनी लड़ाई है, अगर उनको देखना है, इंसाफ के तकाजे पूरे करना है, तो एक हफ्ता लगेगा। सर अगर सीटें आपको मिल भी जाए, हलीम आदिल शेख साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी नंबर गेम तो पूरा नहीं होता ना सर वज़ीर आला बनाने का। आप वज़ीर आला तो नहीं बना सकते थे। नहीं मैं बात वज़ीर आला की नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इस मुल्क में जब सीटें आपका कहना है कि छीनी, 8 तारीख को इलेक्शन हुए, बहुत ज्यादा, 9 तारीख बहुत ज्यादा, 10 तारीख को आप सारी सीटें अनाउंस कर दें। वो तो कल परसों तक भी हो रही थी सीटें तो अनाउंस, अभी तक तो वो इलेक्शन खत्म होकर नहीं दे रहा, या तो हो नहीं रहा था या खत्म नहीं हो रहा वो इलेक्शन। रिजर्व सीट पे चीजें चले, आपसे बाकी मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं, छोटे से वक्फे पे जाना। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं मुतअद्दिक़ मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इलेक्शन के बाद दोबारा से रीसरफेस हो रही है, यानी अब वो एहतजाज तमाम चीज़ें दोबारा से हो रही हैं। जो 9 मई के वाक़यात के बाद से एक ब्रेक आ गया था आवाम में एहतजाज करने के हवाले से, वहाँ से अब थोड़ा सा रिवाइवल नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमाल सिद्दीकी साहब। अभी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर कौमी असम्बली। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुलंद जी। इख्तियार साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह ने तीसरी मरतबा वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया है, और मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये चौथा टेन्योर होगा जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बन रही है। क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब का तीसरा टेन्योर और वैसे चौथा टेन्योर जो है पीपल्स पार्टी का वो सिंध में हुआ है, और ये लोगों का कॉन्फिडेंस एतबार पीपल्स पार्टी के ऊपर जाहिर करता है। और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जो नई पॉलिसी है उसमें डिलीवरी की बात की है। आपको याद होगा कि जब मेयर कराची के हल्फ वफादारी थी तो बिलावल साहब आए थे और उन्होंने एक जुमला कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, कि मैं इनसे पूछूंगा कि 3 साल के बाद कराची में क्या डेवलपमेंट हुई, 4 साल के बाद क्या डेवलपमेंट हुई और 5 साल के बाद कराची के लिए आपने क्या किया, और इन्हें जवाब देना होगा। तो ये
एक सिर्फ मेयर के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी काबीना के लिए, सिंध के लिए और फिर मरकज में बिलखुसूस उनका एक मैसेज है कि अब हमने डिलीवरी करके दिखाना है, क्योंकि सिलेक्शन में साबित हो गया है कि नैरेटिव सब एक तरफ रह जाते हैं। डिलीवरी जो होती है, काम जिसको उर्दू में आप कहते हैं, जो सर चढ़ के बोलता है, वो है। तो सर, वो आपने एक वादा किया है डिफेंस के रेजिडेंट से कि आप टैंकर फ्री करेंगे, वादा तो आपने कर लिया है फेसबुक पे और तमाम जगहों पे आपकी पोस्ट, सारी चीजें मौजूद हैं। आप लोग, आप मेरे पास ये एक डमलोटी से DHA तक डेडिकेटेड पाइपलाइन 70 किलोमीटर की 10 मिलियन गैलन पानी डेली देने का मंसूबा है, जो वर्ल्ड बैंक से अप्रूव हुआ है, और 3.5 बिलियन उसके फंड का एलोकेशन काबीना ने 13 जनवरी को पास कर लिया है। उसका PC1 भी मैंने सब रेफरेंस के साथ लोगों को दिया है, जो लोगों ने चेक करा उसको वेरीफाई किया है। हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल कराएंगे। यही वो प्रोजेक्ट है जो कराची के लोगों को खास तौर से DHA को टैंकर फ्री कर सकता है। मेरे जो सूबाई कैंडिडेट नजमी आलम, उन्होंने ऑलरेडी बात आइलैंड को टैंकर फ्री कर दिया। वो बड़ा खुशी और फख्र से कहते हैं कि मेरा बात आइलैंड। लेकिन आपकी सूबाई कैंडिडेट तो अब रेहान बंदूखड़ा है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो जीते हैं। अब वो आए हैं, मेरे साथ जो इलेक्शन में थे, वो इलेक्शन में जरूर थे आपके साथ। कैंपेन में उन्होंने ये बताई है कि बात आइलैंड टैंकर फ्री जोन बन चुका है, और जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें थी, बिल्डिंगों के जाल बिछा हुआ था, जहाँ सिर्फ टैंकर ही टैंकर आते थे, आज वहाँ नलों में पानी आ रहा है। तो जब ये मुमकिन है तो मैं कौमी असेंबली की अच्छा इख्तियार साहब से वादा करता हूँ कि मैं टैंकर फ्री DHA का ख्वाब देख सकता हूँ। अच्छा सर, आज जो मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो लीक हुई और उसके बाद उनका तरदीदी बयान या तस्दीकी बयान जो आया, उसमें उन्होंने कहा जी हमने पीपल्स पार्टी से कह दिया कि आपका मैंडेट भी जाली है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमसे कहती है कि मुझे जवाब देने दें। हाँ। पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिलती थी और 17 नहीं हो गई। हाँ। MNA की पीपल्स पार्टी को 6 सीटें, 5 सीटें, 7 सीटें, यही हमारा मुसलसल 15-20 सालों से देख लें। हमारी मलीर की सीटें, हमारी किमाड़ी की सीटें, हमारी लहरी की सीटें, सही है ना। तो हम ने कौन सी अच्छी सीटें ले ली हैं जो वो समझ रहे हैं कि जाली मैंडेट। हमारी तो होती ही चाहिए 6-7 सीटें, और इस बार भी 6-7 हुई। आपकी 2 सीटें होती थी, आपकी 17 हो गई हैं, हैदराबाद और कराची मिला के, 2 हैदराबाद और 15 कराची। ये है जो सवालिया निशान। अच्छा सर, एक और बात कही जाती है कि आपको कौमी असेंबली में वोट मिल गए, खुर्रम शेर जमान को नहीं मिले। आपकी नीचे जो सूबाई असेंबली की सीट थी उस पर रेहान बंदूखड़ा जीत गए। ये क्या हुआ कि लोगों ने आपको वोट दे दिए और सूबाई पे PTI को दे दिया? देखिए, मैंने एक चीज सीखी है कि नेशनल इलेक्शन में, कौमी असेंबली में सिर्फ पार्टी का तीर या एरो नहीं होता, शख्सियात का वोट भी होता है। मैं इस इलाके में बुलंद, तुम मुझे जानते हो, पैदा पला बड़ा हूँ। सुबह दोपहर शाम जिंदगी मौत में मेरा उठना बैठना, बिजनेस कम्युनिटी की मैं नुमाइंदगी करता हूँ। इससे ज्यादा वोट मैंने 2008 में खुशबख्श शुजात के सामने लिए थे, जहां मैंने सीट सरेंडर करनी पड़ी मुझे, क्योंकि कोalition हुकूमत बन रही थी PPP की और MQM की, और मुशर्रफ साहब ने खुशबख्श शुजात के लिए कहा था कि सीट पे ड्रॉ कराए, तो मैंने करी। तो मेरा तो वही इससे ज्यादा वोट बैंक था। तो मैंने अभी कोई अनहोने वोट नहीं लिए हैं। आप थोड़ा सा गूगल करके देखिए मैंने कितने वोट लिए थे 2008 में। ठीक तो है। ये पार्ट पार्सल होता है कि कुछ जगह पे शख्सियात का वोट, जहाँ पढ़े लिखे इलाके होते हैं, आपकी कंपेन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी शख्सियत, आपकी क्रेडिबिलिटी, बिजनेस कम्युनिटी में आपके साख, उठना बैठना, क्रेडिबिलिटी, ये सब चीजें काउंट होती हैं। अच्छा सर, आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे, जमाल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जमाल साहब, मुझे बताइएगा सर, कहा यह जाता है कि आपने कैंटोनमेंट बोर्ड से के इलेक्शन से कुछ वोट्स लूज करना शुरू कर दिए थे। डिफेंस क्लिफ्टन से अगर मैं बात करूँ या कराची से बात करूँ, कैंटोन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है कि जी हम तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी जीते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वोट बैंक डाउन होना शुरू हो गया था। क्या कहेंगे सर आप? देखिए बुलंद, बड़ा इलेक्शन में और छोटे इलेक्शन में बड़ा उसके दोनों के डायमेंशन में फर्क होता है। छोटे इलेक्शन को आपको बरादरियों को साथ लेकर चलना पड़ता है, खानदानों को, कुछ कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन अपना वोट बैंक होता है आपका, फिर वो जबान की बुनियाद पे होता है इलेक्शन। तो उसमें कहीं कोताही रही होगी यकीनन,
जो वो सीटें लूज हुई हैं, वरना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब लोग बल्ले के निशान पे लड़ रहे थे, लेकिन कहीं कोताही कोई रही होगी जिस बुनियाद पे वो सीटें लूज हुई हैं। असल इशू सीटें लूज करने का नहीं है। जैसे अभी इख्तियार भाई ने कहा कि कुछ शख्सियात भी होते हैं, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ इस बात पे कि मुझसे लेकर और शाह महमूद कुरैशी तक मेरी पार्टी में कोई शख्सियत की बुनियाद पे वोट नहीं डालता, वोट बल्ले को ही पड़ता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ इख्तियार भाई को जाती हैसियत में इतना वोट पड़ा है, तीर के अलावा भी उनकी एक साख बनी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने बिलावल भुट्टो को और तीर को नहीं कंसीडर किया, इख्तियार भाई की पर्सनैलिटी को भी कंसीडर किया है। अब जो जीता, इख्तियार भाई कहते हैं कि 5, 6, 7 सीटें हैं एमकेएम की होती हैं, 17 कैसे हो गई और हमारी तो 5, 6, 7 ही होती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी जगहों पे तजाद है। इख्तियार भाई हमारे भाई हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये उनको भी पता है, क्योंकि जो फॉर्म 45 खुर्रम शहरजमान के पास है वो इख्तियार भाई के पास भी है, वो सबके पास है ना, वो कोई अलग अलग नहीं है बने। यानी अगर आप 3-4 जमातों को साथ बिठा लें तो बड़ी आसानी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला कर सकता है कि जीतने वाला, अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पे, जी, अगर फैसले करने की नियत हो तो। अगर फैसले जी इख्तियार भाई क्या कहते हैं आप? देखिए जी, मैं मामला बैक पेश नहीं करना चाहता, ये इनका बड़ापन है, ये इज्जत से बात कर रहे हैं। हमारे मामला सब जगह कोर्टों में गया है, डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, हमने हर आरओ की रिपोर्टें जमा कराई हैं, फॉर्म 45, 47, 48, 49 सब जमा कराया है, और अभी भी फोरम्स खुले हैं ट्रिब्यूनल के, ये जा सकते हैं। मैंने स्कूली तौर पर फैसला कराया है कि मैं कभी भी किसी टीवी प्रोग्राम में आके इस तरह से आर्गुमेंट नहीं करूंगा कि दूसरे की मैं करूं। अच्छा सर, बस आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यार बंदूकदार साहब की, शरीफ आदमी है, अच्छे हैं, लिहाज वाले आदमी है, और उन्होंने इज्जत से बात की है, और मैं वैसे ही। चले सर, आपका बड़ापन है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कि आपकी ड्वेल नेशनलिटी भी है क्या? अच्छा, यहाँ चले जी, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इख्तियार बेग साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। लाइन पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन सूबाई असेंबली। इसके अलावा अभी हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया हमारी रिक्वेस्ट पे शब्बीर क़ाइम ख़ानी साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शब्बीर क़ाइम ख़ानी साहब, एक ऑडियो लीक हुई जिसके हवाले से तरदीदी बयान भी आया है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और वो कह रहे हैं कि जी ये बात तो फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी हमारे बारे में ये कहती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई मतलब ये जो बात की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से कह रही है कि आपको कोई स्पेस ना दी जाए गवर्नमेंट में, गवर्नरशिप में, ये बात दुरुस्त है सर? क्या मतलब इस हवाले से जो पहले बातें हुई थी या जो ऑफर्स आपके पास थी वो अब नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत साजी के हवाले से? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, ये बात तो अभी मेरा ख्याल पुरानी हो गई, सुबह से ये ऑडियो चल रही है और उसकी हमने कोई तरदीद नहीं की, बल्कि उस ऑडियो को इंडोर्स किया है और उसको ऑन किया मुस्तफा कमाल साहब ने। उन्होंने कहा कि मेरी ही आवाज है। और दूसरी बात ये तो राब्ता कमेटी का कल एक इजलास था, उसमें जो आपको पता है कि ये इलेक्शन के बाद एक हमारी मुज़ाकराती कमेटी बनी है, उस मुज़ाकराती कमेटी के मुस्तफा कमाल साहब भी उसके रुकन थे। तो वो जो पेशरफ रही है वहां पर, जो भी वो कल राब्ता कमेटी को वो बता रहे थे, और वो किसी ने ये ऑडियो बनाई है और बना के उसको सेंड किए लंदन को, और उन्होंने फिर इसको वायरल किया है। तो इसमें ऐसे कोई, मैं समझता हूँ कोई खुफिया बात तो नहीं की। उन्होंने तो ये कहा कि जब हमने पूछा नून लीग के दोस्तों से कि भाई आपकी पीपल्स पार्टी से क्या बात हुई, क्या, उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि एमक्यू के पास जाली मैंडेट है। ये तो हम भी कह रहे हैं, और ये तो पीपल्स पार्टी आपको पता है मीडिया पे कह रही है, कोई खुफिया तो नहीं बात कर रही। ये बात हम भी कह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी भी जो इन्होंने धांधली मचाई है और कराची में जहां इनका बस चलाए, वो ये बात हुई, इसकी कोई सच कोई खास बात तो नहीं है उसके अंदर। अच्छा सर, इसमें मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, सर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो कौन था लंदन का बंदा जो आपकी राब्ता कमेटी में मौजूद है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ये सिर्फ ऐसे ही कहा गया अभी तक? नहीं डॉक्टर साहब, दूसरी बात देखो, आपने कहा ना कि जो पहले जो पेशकश की गई है नून लीग, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं है नून लीग ने, ना कोई हमारी किसी वजारतों पर या गवर्नरशिप पे बात हुई। जरूर जब हमने आखिर में ये जरूर बात की कि गवर्नर साहब पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी हमने तो
3 आईनी तरामीम पे बात की और कराची के मसाइल पे बात की, सिंध के मसाइल पे बात की, कराची हैदराबाद सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल पर हमने बात की, जो लोग परेशान हैं, जो बेरोजगारी है उस पर हमने बात की है। सच हमने कोई वजारतों पे कोई खुदा न खास्ता हमने कोई बात नहीं की है। रहा सवाल ये कि जो आपने क्या पूछा, आप ये कह रहे हैं, आपने भी क्या पूछा, आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि लंदन MQM लंदन का कौन सा ऐसा शख्स है जो आपकी राब्ता कमेटी में मौजूद है? बिल्कुल इस किस्म की इतलात पहले भी थी और आपस में डिस्कस भी होती थी कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी यहाँ की बातें वो लंदन तक या पहुंचाते बाहर निकलती है, कहने का मतलब और ये MQM का नज़्म ज़ब्त है नहीं, MQM में सेवा नहीं है। तो यकीनन उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि कभी तो कोई पकड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि कराची में हूँ नहीं और मैं कल वाली मीटिंग में मौजूद नहीं था, मैं कराची से बाहर हूँ, तो इसलिए मुझे सच पता नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मुस्तफा कमाल भाई ने ये बात की है तो यकीनन ये बात उनके बिल्कुल नॉलेज में होगी और फ्रांसिस के जरिए पता बिल्कुल चल गया है कि कौन वो थे जिसने ये वीडियो लीक की और ये वीडियो वायरल की। बिल्कुल हमने पता चला लिया है और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत जल्द पार्टी में बड़े अहम और बड़े सख्त फैसले होंगे, क्योंकि हम पार्टी का सर्वाइवल चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पार्टी में कोई ऐसा बिगाड़ हो और हमारी सभा में अगर ऐसे घुसपैठिए बैठ भी गए उनको किस तरह बाहर निकालें। वो पार्टी के खैरख्वाह नहीं, पार्टी के बदख्वाह हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, वो क्योंकि नज़्म ज़ब्त। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब अगर गवर्नरशिप पे मुस्लिम लीग नून आपकी बात नहीं मानती तो क्या वजारतें एक्सेप्ट की जाएंगी? अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारतें दी गई या वजारतों को भी ठुकरा के आप अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? देखो डॉक्टर साहब, हमने एक बात की ना डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई वजारतों पर। उस पर हमने ये कहा कि हम सब हमारी प्रायोरिटी जो है ना, वो जो लोगों ने हमें वोट दिए हैं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, भारी तादाद में हम जीते हैं, 17 सीटें हमने हासिल की है कराची और हैदराबाद से। हम ये चाहते हैं कि अवाम के मसाइल किस तरह से हल हो, वो बात हमने जरूर की है। उस पर हमने कहा कि किस तरह से हमारे जो बेरोजगार नौजवान बेरोजगार है किस तरह से हम उनको जॉब दिलाएं और किस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है दोनों शहरों का किस तरह से वो हम सही कराएं। और वो फिर हमने 3 आईनी तरामीम जो उस पर हमने बात की, अगर ये मसले हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ गवर्नरशिप और ये वजारतें जो है कोई वो मायने नहीं रखती है। हम हमारी प्रायोरिटी है सॉरी कि हम लोगों के मसाइल हल करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास नंबर इतने नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बना लेंगे तो MQM की जरूरत नहीं है। तो MQM की जरूरत हमेशा रही है। MQM की जरूरत हमें अल्लाह ताला ने MQM को हैसियत और अहमियत दी है। जब MQM के पास 7 MN थे तब भी आपको पता है कि हुकूमत MQM को पिलस में कर दी और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM के पास 22 MN है। तो ऐसा नहीं कि MQM को अहमियत और हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल MQM की अपनी एक अहमियत है और बिल्कुल MQM जो अपने अवाम से जिन्होंने वादे किए वो इंशाअल्लाह पूरे भी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, यानी अपोजिशन में बैठने का कोई इरादा नहीं है अगर इसी किस्म की सूरत हाल रहती है तो? देखो ऐसे जैसे अभी कोई फैसला नहीं हुआ अपोजिशन में बैठने का। हम चाहते हैं किसी भी तरह से हम हुकूमत में बैठकर हम आवाम के मसाइल हल करें। देखो अपोजिशन में बैठकर आवाम के मसले हल नहीं होंगे। हम तो अपोजिशन बैठ जाएंगे, हमें अपोजिशन बैठने से पहले भी बैठते रहे, उससे हमें कोई मसला नहीं, कोई घबराहट नहीं। हम तो ये चाहते हैं किस तरह बैठकर हुकूमत में बैठकर हुकूमत, जब ज़ाहिर है हुकूमत PDM की हुकूमत में शामिल थे ना 16 माह, लोगों ने तनकीद की कि ये हुकूमत में बैठे, भैया हुकूमत में बैठे, हुकूमत में पीटीआई की हुकूमत में थे, पीटीआई की हुकूमत ने काम नहीं किए। जब कराची को ऑन नहीं किया, कराची के मसाइल को ऑन नहीं किया तो हमने उनसे नाराजगी का इजहार करके हम PDM के साथ मिले और मिलकर हमने बड़ा काम ये किया कि PDM में हमने कराची के जो मर्दमशुमारी जो हुई थी सेंसिस, उसमें कराची के अवाम को कम किया गया था, कराची की गिनती को कम दिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से PDM हुकूमत में बैठकर हमने कराची के 75 लाख लोग जो बिल्कुल गायब कर दिए गए थे उनको हमने बाजियाब कराया। और कराची की आबादी आपको पता 2 करोड़ से ऊपर, वरना तो इन्होंने 1 करोड़ 35-40 लाख पर इन्होंने एंड कर दी थी, उसको फाइनल कर दिया था। ये MQM ने ही अपनी कोशिश से आज 2 करोड़ से उसको ऊपर लेकर गए। तो ये जाहिर है हुकूमत में बैठकर मसाइल हल होते हैं, अपोजिशन में मसाइल नहीं हल होता। अपोजिशन में तकारीर तो जरूर हो जाती है लेकिन अपोजिशन में अवाम के मसाइल हल नहीं होते। हम चाहते हैं अवाम को डिलीवर करें, हम अपनी परफॉर्म दिखाना चाहते हैं, वो यही का हुकूमत में बैठकर हम अवाम के मसाइल हल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शब्बीर कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे। जमाल सिद्दीकी साहब, ये मसाइल की बात की और आप जानते हैं K4 की हम बात सुनते रहे आपसे, आपकी हुकूमत में, लेकिन हुकूमत चली गई, K4 से पानी नहीं आ सका कराची में। देखिए, आपने शबीर भाई को हमारे खुदाफिज कर दिया। कुछ बातें उनकी थी, मैं उनको ये गोशोगुजार कराना चाहता था कि हुकूमत में बैठ के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन जहां आपने हुकूमत में बैठने की बात की वो आपका इत्तेहाद बड़ा गैर फितरी है। आपको अगर कराची के मसाइल हल करना है तो आपको सिंध हुकूमत के साथ इत्तेहाद करना चाहिए आपको, क्योंकि
जब आप सिंध हुकूमत के साथ अपोजिशन में बैठेंगे तो वो गवर्नमेंट में होगी, वो आपके एरियाज में, आपके हलकों में आकर काम भी कराएगी, फंड भी देगी, सपोर्ट भी करेगी, तो आप उनके लिए लिविंग प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं अपने हलकों में। तो बेहतर यह है कि आप उनके साथ इत्तेहाद करें। अगर कराची के लिए बेहतर सोचना है, कराची का बुनियादी मसला पानी है। देखें अभी जो अख्तियार भाई ने कहा कि हमने एक PC1 अप्रूव करवाया, डिफेंस को पानी देंगे, वो 3-4 साल लग जाएंगे वो WT से कराची तक लाइन बिछने में। तो ये ऐसे मसाइल नहीं है। हाँ, जो K4 चला आ रहा था बड़े सालों से, अब K4 भी एक शैतान की आंत बन गया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। कि वो शुरू हुआ था 12 अरब से, फिर 25 अरब पे गया, फिर वो 50 अरब पे गया, 100 अरब पे, अब 200 अरब पे चला गया। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले जो लोग थे, उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले जो लोग थे, वो प्रोजेक्ट, वो कैनाल अरबों रुपए की आज भी खुद ही पड़ी हुई है। कौम का तो अरबों रुपए लग चुका है। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस खुदाई पर अरबों रुपए लगाए, इस डिजाइन पर अरबों खरबों रुपए लगाए, तो उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्या डिजाइन बनाया था कि जिसकी वजह से अगर 20-30 अरब रुपए लग गए थे तो कम से कम हम 50 किलोमीटर नहीं तो 10 किलोमीटर तो आगे आ जाते, 25 किलोमीटर तो कराची करीब पहुंच जाते पानी देने के लिए। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये सरकार का माल है, जिसने चाहा माले गनीमत समझ के उसको उड़ाया, जाया किया। अफसोस ये है कि इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसको मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमतों को पूछना चाहिए कि जो अरबों रुपए K4 के नाम पे जाया हुए अब तक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूछना चाहिए और हमारे मुक़्तदर हलकों को, इदारों को पूछना चाहिए कि ये पाकिस्तान का पैसा जाया हुआ है। प्रोग्राम का वक्त के करीब है, आपसे जानना चाहूंगा, एहतजाज फिर से किया जा रहा है, क्या कोई और मजीद प्लानिंग की जा रही है एहतजाज? देखिए, हम तो बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आज भी किया था कि जी जो फॉर्म 45 है खुदारा उसको देख लो और उसके मुताबिक फैसला। गिरफ्तारियां हो रही हैं आपकी लोगों की? नहीं जी, पुलिस तो बहुत सारी आई थी, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये ट्रिब्यूनल ईमानदारी से काम करे तो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा कि इन सारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फैसला होने में। लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन ये कहता है, क्योंकि पाकिस्तान भी 47 में बना था। कहा जा रहा है कि रिजल्ट्स के हिसाब से सारी चीजें हो गई हैं, तो अब अगर फॉर्म 45 भी आप पेश भी करेंगे तो उसमें दूसरे फॉर्म 45 भी मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप इस बात का इतराफ कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सब चीजें हो गई हैं। लोग इजराय कह रहे हैं कि दूसरे फॉर्म 45 भी मौजूद है। ये जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है इस पूरे इलेक्शन का। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराय कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार जराए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि पाकिस्तान चूंकि 47 में आजाद हुआ था तो हम 47 नहीं मानेंगे, 45 में तो आजाद हुआ ही नहीं, इसलिए मानेंगे नहीं। तो वो पाकिस्तान की तारीख से चल रहा है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो सर यानी अब जो मजीद है इसमें एहतजाज प्लान भी किए जा रहे हैं? देखिए, हम तो एक टोकन एहतजाज करेंगे कि आज भी किया था, हम लोग कुछ लोगों थे, हर हल्के में होगा और हम इस पर एक प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल भी करेंगे कि जी हमारे जो वोट है वो गिने जाएं। जिन लोगों ने एक मान से आके वोट दिया था, एक हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश के लिए वोट दिया था, अपने मसाइल के हल के लिए वोट दिया था, आज भी वो आवाम जो है वो बेबस खड़ी है, बेआसरा खड़ी है कि मैंने तो अपने मसाइल के हल के लिए वोट दिया था। लेकिन जिनका मैंडेट कराची में नहीं है, जो थोड़ा बहुत उनको मैंडेट मिला, उन्होंने ठेले लोग आपको छोड़ के चले गए, वापस आना चाहते हैं उनकी पार्टी में? मैं नहीं समझता कि उनको कोई वापसी का रास्ता है। उसके लिए फिर वो खान साहब अपनी वापसी पे खुद फैसला करेंगे कि जो लोग खामोश हैं, घर बैठ गए हैं और दूसरे लोग हैं कराची, मुझे नहीं लगता कि पार्टी वापस लेगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि अब जो लोग चले गए तो चले गए? जो खामोश हैं, घर बैठ गए, उनके लिए तो कोई कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन जिन्होंने अपनी सियासतें शुरू कर दी, अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली, उस पर तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि उन्हें ना लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ रुकन सूबाई असेंबली जमाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।